शलभ जी, शब्दावली आज बदली हुई नजर आई प्रधानमंत्री की, और मैं शुरुआत करूंगी जिस शब्द से उन्होंने संबोधन की शुरुआत की। मेरे प्यारे 140 करोड़ परिवारजनों, जबकि अब से पहले यह शब्दावली होती थी, आपको भी याद है, मुझे भी याद है, बल्कि पूरे देश को याद है। मेरे प्यारे देशवासियों, क्या कोई कोड डिकोड किया क्या प्रधानमंत्री ने इस बदली हुई शब्दावली से? समझाइए जरा। गरिमा जी, आपको, इस पैनल पे जितने पैनलिस्ट बैठे हैं सभी को, और न्यूज 24 के सभी दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत शुभकामनाएं। आपने मुझे यहाँ बुलाया, इसके लिए धन्यवाद। मैं तो सिर्फ एक बात कहूंगा कि जिस प्रधानमंत्री ने इस देश की जनता को, इस देश के 140 करोड़ लोगों को अपना परिवार माना हो, जिस प्रधानमंत्री ने कभी नहीं सोचा कि इन 10 वर्षों के दौरान उनको इस देश की जनता के अलावा अपने परिवार के लिए, अपने किसी रिश्तेदार के लिए कुछ काम करना है, किसी अपने घर वालों के लिए कुछ काम करना है, जिस प्रधानमंत्री के रिश्तेदारों की नाम की अगर हम बात करें तो मुझे लगता है कि आप में जितने पैनलिस्ट बैठे हैं, जो तमाम सारे उनके बहुत मुखर विरोधी होंगे, वह भी उनके भाइयों और रिश्तेदारों का नाम नहीं बता पाएंगे। और मैं तो कहूंगा कि उनके पिताजी का भी नाम अगर आपसे पूछूं कि नरेंद्र मोदी जी के पिताजी का नाम क्या है, क्या है, तो मुझे लगता है बहुत सारे लोग नहीं बता पाएंगे। तो उनको इस बात का अधिकार है कि वो बोले कि 140 करोड़ मेरे परिवारजनों, जिन्होंने पूरे देश को परिवार मानकर काम किया हो, जिन्होंने पूरे देश की सेवा की और 10 वर्षों में निरंतर काम ही किया हो। ठीक है, आलोचना हो सकती है, आलोचना करने का अधिकार हर किसी को है, और यही तो हमारा लोकतंत्र कहता है। लेकिन मैं तो देख रहा था आपके टीवी चैनल पे, एक स्टोरी में देख रहा था, सुकेश भाई भी बैठे हैं, मैं रईस मट्टो का मैं इंटरव्यू देख रहा था। रईस मट्टो को हो सकता है बहुत से लोग ना जानते हो, मैं रईस मट्टो का इंटरव्यू देख रहा था। वो एक आतंकी के भाई हैं, जिनके भाई का नाम जावेद मट्टू है। जावेद मट्टू एक खूंखार हिजबुल मुजाहिदीन का टेररिस्ट है, जो पाकिस्तान में, ऐसा क्लेम है कि वो पाकिस्तान में 11 वर्षों से खतरनाक हिजबुल मुजाहिदीन का टेररिस्ट है। और वो 15 अगस्त पे जम्मू कश्मीर के भीतर वो झंडा लहरा रहे थे अपने घर के ऊपर। लोगों ने उनसे पूछा कि भाई आप तो आतंकी के भाई हैं, आप झंडा क्यों लहरा रहे हैं? वो बोले कि हाँ, पहली बार ऐसा हुआ है कि 14 अगस्त के भीतर अपनी दुकान के भीतर बैठ पाया हूं, और मैंने ये देखा है कि इन 5 वर्षों में क्या हुआ है, धारा 370 हटने के बाद क्या हुआ है। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान में जो मेरा भाई बैठा है, नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री को अधिकार है, उनको अधिकार है, क्योंकि पूरा देश उनका परिवार है, तो उसमें सब आ जाते हैं शलभ जी। उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, उसमें देश की 140 करोड़ जनता आती है। बिल्कुल आती है। तो गरिमा जी, आपको लगा क्या मैं अभी योजनाएं गिनाना शुरू करूंगा तो आप मुझे शायद वक्त नहीं दे पाएंगी? आयुष्मान भारत की जो योजना आई, जिसमें गरीब से गरीब व्यक्ति, आप जरा मुझे बताइए ना, 2014 के पहले मुझे अच्छे से याद है, मैं यहाँ पे विधानसभा से नेतृत्व करता हूँ, हमारे यहाँ किसी गरीब व्यक्ति की अगर तबीयत खराब हो जाती थी तो घर बार बिक जाता था, बहन बेटियों के जेवर बिक जाते थे, और उसके बावजूद अस्पताल में इलाज नहीं हो पाता था। आज अगर वो 5 लाख का कार्ड लेकर जाते हैं और बड़े से बड़े अस्पताल में, मैं किसी अस्पताल का नाम नहीं लूंगा, बड़े से बड़े अस्पताल में आते हैं और कार्ड दिखाते हैं कि देखिए प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान कार्ड दिया तो 5 लाख रुपए का उनका इलाज होता है। इसमें क्या हिंदू देखा क्या? शलभ जी, मैं सहमत हूं आपकी बात से, मैं सहमत हूं आपकी बात से कि 140 करोड़ का ये हमारा जो मुल्क है, इसमें हम ये भी मानते हैं कि जाति पर सियासत होती है, लेकिन ये भी माना जाता है कि किसी योजनाओं में जाति नहीं देखी जाती, किसी भी तरह की योजना में। लेकिन मैं 20 करोड़ मुस्लिम मतदाता की अगर बात करूं तो ना तो आप उनको टिकट देते, ना तो आप उनको रिप्रेजेंटेशन देते, और ना वो आपको वोट देते। देखिए, ऐसा मत कहिए। अभी आप उत्तर प्रदेश की अगर बात करेंगी तो आप देखिए कि दानिश आजाद, मैं विधायक हूं और मंत्री नहीं हूं, और दानिश आजाद को विधान परिषद में भेजकर मंत्री बनाया गया है। नहीं, मैं तो 2014 का, 2004 से लेकर 2019 तक का डेटा लेकर बैठी हूं। 2000 देखिए, पहली बात, आपने टिकट दिया ही नहीं ना। 2009 में आपने महज 4 को टिकट दिया, 2014 में आपने महज 7 को दिया, और 2019 में आपने महज 6 को दिया। वो भी वोट नहीं देते। गरिमा सिंह बैठी हैं, सुकेश रंजन बैठे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वहां पर वंचित समाज के लोगों की बात नहीं होती। मैं आपसे पूछूं कि न्यूज 24 में कितने ओबीसी समाज के लोग हैं, कितने दलित समाज के लोग हैं, तो ये बहुत लाजमी सर, हम देश नहीं चला, गरिमा सिंह बैठी है, शलभ मणि त्रिपाठी, हम देश नहीं चला रहे हैं। हम देश कहां चला रहे हैं? आवाज है, देश तो आप चला रहे हैं, संसद में आप बैठे, तो ये प्रश्न जायज नहीं लगता आपको शलभ मणि जी? मुझे जवाब देने दीजिए, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, पर आप भी देश ये प्रश्न जायज नहीं लगता? मैं पूछता हूं, डॉक्टर कलाम कौन सी बिरादरी के थे? डॉक्टर कलाम को आप मुसलमान नहीं मानती क्या? डॉक्टर कलाम को इस देश में राष्ट्रपति किसने बनाया? संसद, द्रौपदी मुर्मू जी को। का जिक्र, शलभ मणि जी, संसद का जिक्र 2014, 2019, 2009, और देश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि जो पार्टी चुनकर संसद में आई, जिसने सरकार बनाई, उसका एक भी मुस्लिम सांसद संसद में नहीं पहुंचा। ये पहली बार हुआ देश के इतिहास में।
देखिए, ये आपको पता है, जरा इन पॉलिटिकल पार्टी से पूछिए और लोगों से पूछिए, क्या पॉलिटिकल पार्टी या कोई पॉलिटिकल पार्टी क्या टिकट इस आधार पर देती है क्या कि हाँ भाई हमें केवल इस बात के लिए संतुष्ट करना है कि हम कौन सी बिरादरी को दे रहे हैं, कौन सी जाति धर्म को दे रहे हैं? आपको चुनाव लड़के सरकार बनाना है, और लोग जब वोट देते हैं उसके आधार पर सरकारें बनती है। लेकिन सरकार बनने के बाद प्रधानमंत्री जी ने हमेशा कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। कहीं किसी को छोड़ा हो बता दीजिए। और किसी एक योजना में मैं तो चुनौती देता हूं, और मैं योजनाएं बता सकता हूं 2014 के पहले की मैं योजनाएं बता सकता हूं जिसमें तुष्टीकरण हुआ है। अगर आतंकवादियों के खिलाफ गरिमा जी लेकिन वो वोट शलभ जी वो वोट क्यों नहीं देते? लेकिन आपको, आप सबका, मुझे भी याद है, और इसमें कहीं कोई संशय थोड़ा ही है। जितनी योजनाएं हैं उनमें बिल्कुल ना चेहरा देखा जाता, ना धर्म देखा जाता, ना जाति देखी जाती, लेकिन वोट क्यों नहीं देते मुस्लिम आपको? अगर वोट नहीं देते तो देवबंद का चुनाव हम कैसे जीत जाते गरिमा जी? वहां पे 52% मुस्लिम भाई, 52%। 8% रेशो है, 8% का आंकड़ा है, महज 8%। 33% कांग्रेस को वोट मिलता है, आपको सिर्फ 8% मिलता है। 2014 में भी 8% मिला, 2019 में चलिए अच्छी बात है, आपने 8% की बात को स्वीकार किया। ये 8% कब 18% हो जाएगा, आप देखते रहिए, क्योंकि उनको समझ में आ गया कि मुसलमान के नाम पे कौन उनको डराता है, मुसलमान के नाम पे कौन उनको बहका के रखता है, उनको वोट बैंक किसने महसूस किया है, ये सबको पता है कि कैसे कांग्रेस ने उनका इस्तेमाल किया, समाजवादी पार्टी ने इस्तेमाल किया, उनको वोट बैंक बनाकर रखा। नहीं, लेकिन 2014 से 19 तक आपने 5 बरस राज किया, 5 बरस में समझ में नहीं आया? 2019 में भी डेटा आंकड़ा उतना ही रहा, बढ़ा नहीं, घटा तो नहीं। आप ये भी तो देखिए कि इनकी लाख अफवाहें फैलाने के बावजूद इन्होंने लाख भ्रम फैलाया, घटा नहीं, और अब बढ़ने की बारी है। हम तो वो हैं जो 2 से 177 तक पहुंचे हैं, और आप देखिएगा ये आंकड़ा जो आप कह रही है ना, ये 8 से 18% पहुंचे हैं, क्योंकि इस देश के मुसलमानों को समझ में आ गया है कि केवल बरगलाती है कांग्रेस, केवल बरगलाता है विपक्ष। अगर वास्तव में सबके लिए किसी ने काम किया है तो वो सिर्फ एक व्यक्ति इस देश में प्रधानमंत्री के तौर पर श्री नरेंद्र मोदी। ठीक है, अच्छा शलभ मणि जी, आपको बाकियों का सबका परिवारवाद दिखता है, और मैं सहमत हूं भाई, राजनीतिक पार्टियों में जमकर परिवारवाद है। आरजेडी हो, जितनी भी पार्टियां आप ले लीजिए, आप उत्तर प्रदेश से, क्योंकि देवरिया से आते हैं, वहां के विधायक हैं, इसलिए मैं उत्तर प्रदेश का भी जिक्र करूं। समाजवादी पार्टी, नहीं हो सकता था कि मुलायम सिंह यादव की विरासत अखिलेश यादव की जगह किसी और को मिलती, संभव नहीं था, मैं मानती हूं, लेकिन अपने भीतर का परिवारवाद देखना क्यों भूल जाते हैं आप? नहीं गरिमा जी, देखिए मैं इसका सीधा स्पष्ट आपको बोलूंगा कि अगर मान लीजिए आप किसी का परिवारवाद की बात का जिक्र कर रही हैं, अगर गरिमा सिंह जी मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी में विधायक है, सांसद है, उनका बेटा अगर किसी और पार्टी में जाके राजनीति करेगा तो भी सवाल उठेगा। लेकिन बात नेतृत्व की है कि नेतृत्व कौन कर रहा है। क्या ये कैसे हो सकता है कि नेहरू जी के बाद इंदिरा जी के बाद राजीव जी के बाद आपका अपना परिवारवाद शलभ जी, फिर मैं गिनवाना शुरू करूंगी। कांग्रेस को छोड़ देती हूँ, कांग्रेस के लिए राधिका जी बैठी है, पूछूंगी उनसे सवाल, और डंके की चोट पर पूछूंगी। लेकिन शलभ, अपना परिवारवाद क्यों भूल जाते हैं? लिस्ट आपको भी याद होगी, विजय राजे सिंधिया से वसुंधरा राजे सिंधिया, फिर दुष्यंत सिंह, अनुराग ठाकुर के पिताजी कौन थे ये आप भी जानते हैं, राजनाथ सिंह के बेटे क्या कर रहे हैं ये आप भी जानते हैं। लेकिन मैं ये पूछना चाहती हूँ स्पेसिफिकली, अपना परिवारवाद क्यों भूलते हैं आप? नहीं, परिवारवाद को आपको समझना पड़ेगा, परिवारवाद क्या है। किसको नहीं पता था कि सोनिया गांधी जी के बाद अगर कोई प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट होगा तो राहुल गांधी होंगे? किसको नहीं पता कि राहुल गांधी जी के बाद कौन होगा? प्रियंका वाड्रा जी होंगी। पर मैं आपको चुनौती देता हूं कि आप मुझे बता दीजिए नरेंद्र मोदी जी के बाद कौन होगा, जेपी नड्डा जी के बाद कौन होगा? आप नहीं बता सकती। ये फर्क है, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, आपको पता है कि मुलायम सिंह यादव जी के बाद कौन होगा तो अखिलेश यादव जी होंगे। आपको पता है कि इंदिरा जी के बाद कौन होगा तो उनके राजीव जी होंगे, उसके बाद सोनिया जी होंगे। आपके यहाँ भी पता है, आपके यहाँ भी जिसका परिवार है शलभ मणि, जिनका परिवार है उनके बेटे कहाँ होंगे किसको नहीं पता। नहीं, पर आप पद नहीं बता सकती कि कौन किस पद पर होगा, आप ये नहीं बता। अगर आप बता सकती तो मैं आपका सम्मान करूंगा, आप मुझे बता दीजिए कि जेपी नड्डा जी के भी, उनके भी बच्चे हैं, उनका भी बेटा है। राजनाथ जी के बेटे ने चुनाव नहीं लड़ा क्या? राजनाथ जी के बेटे ने चुनाव नहीं लड़ा, गरिमा जी प्रेम कुमार धूमल के बेटे ने चुनाव नहीं लड़ा। बताइए, आप बताते जाइए सिलसिलेवार तरीके से। और आपने तो एक और परंपरा शलभ जी अडॉप्ट कर ली। आप कांग्रेस के जिस परिवारवाद पर, बाकी पार्टियों के जिस परिवारवाद पर आप अटैक करते हैं, आप सबको ले आए। आप रीता बहुगुणा जोशी को ले आए, विजय बहुगुणा को ले आए, ज्योतिरादित्य सिंधिया को ले आए, जितिन प्रसाद को ले आए, आरपीएन सिंह को ले आए, सबको ले आए आप। तो हमारे यहाँ कार्यकर्ता के भाव से और रीता बहुगुणा जोशी का बेटा समाजवादी पार्टी में, आपको जानकारी होगी कि रीता बहुगुणा जोशी हमारी पार्टी में सांसद है, उनका बेटा समाजवादी पार्टी में है। स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी में, उनकी बेटी हमारी पार्टी में है।
तो हम तो कार्यकर्ता भाव के साथ लेके स्वामी आते हैं। प्रसाद आप मौर्य पंकज भी सिंह के आपकी बारे में- पार्टी में आए थे सर। गरिमा जी, पंकज सिंह को आप भी जानती होंगे, सुकेश रंजन यहाँ बैठे हैं, 22 साल संघर्ष किया ठीक है, पंकज सिंह ने, चलो, तब एक जाकर सवाल वो MLA साहब बन जी से पाए मैं हैं। पूछूं। लेकिन कौन चलो- पार्टी का नेतृत्व करेगा केवल वंशवाद के तौर पर करता होगा तो उसको परिवारवाद कहा चलो- जाएगा। चलो- जब जनता को पता होता है कि सोनिया जी के बाद कौन होगा, राहुल जी के बाद कौन होगा, प्रियंका वाड्रा के बाद कौन होगा, उसको परिवारवाद कहते हैं। हाँ सुकेश जी पूछिए। नहीं चलो जरा ऐसे पूछ लेता हूं। हाँ बिल्कुल नहीं मालूम था कि राजनाथ सिंह के बाद अमित शाह पार्टी के अध्यक्ष हो जाएंगे और अमित शाह के बाद जेपी नड्डा हो जाएंगे और जेपी नड्डा के बाद कौन होगा ये तो नहीं मालूम है। लेकिन मैं जरा फेहरिस्त लिख रहा था, ये जब आप बात कर रहे थे परिवारवाद पे प्रधानमंत्री का भी हमला है। आपकी सबसे पुरानी सहयोगी शिवसेना जो आजकल आपके पास नहीं है, आप कहते हैं कि है, किसकी पार्टी थी? परिवारवाद था कि नहीं उसमें? शिरोमणि अकाली दल परिवारवाद था कि नहीं उसमें? एनसीपी जिसको तोड़ के लाए हैं परिवारवाद है कि नहीं? हमारे साथ पैनल पे एलजेपी के प्रवक्ता बैठे हैं, परिवारवाद है कि नहीं? अभी बीजेडी ने आपको बेल आउट किया राज्यसभा में, परिवारवाद है कि नहीं? वाईएसआर ने आपको अभी बेल आउट किया राज्यसभा में, परिवारवाद है कि नहीं? समय ज्यादा हो जाएगा, बाकी प्रवक्ता भी हैं। सुकेश जी मैं जवाब देना तो चाहूंगा। सुकेश जी, मैं जवाब देना चाहूंगा। ये कन्वीनियंट जो परिवारवाद की डेफिनेशन है, इसको कब बदलेंगे? सुकेश जी देखिए, होता क्या ना, ये आप परिवारवाद को जब जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं तो आप इस तरह के तर्क करते हैं। माफ करिएगा, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपनी पार्टी की नीतियों के लिए प्रतिबद्ध है। हमारा गठबंधन ठीक है, बिल्कुल है, लेकिन ये उनकी बाकी अपनी परिवारवादियों से पार्टी, गठबंधन विचारधारा। कर सकते हैं, उसमें गड़बड़ी नहीं, वो ठीक है। गठबंधन क्या है, वो देश की पार्टियां हैं, उनको जनता चुनकर भेजती है, लेकिन हमारी पार्टी में परिवारवाद। और अखिलेश यादव को कौन चुन के भेजता है? तेजस्वी यादव को कौन चुन के भेजता है? नहीं तो ठीक है, परिवारवाद की पार्टियों पे हम बोलते हैं, हम तो बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहीं ऐसा बोला क्या कि हम हमारा जिनसे कोलिबरेशन के बारे में नहीं बोल रहे हैं? प्रधानमंत्री जी डंके की चोटें बोल रहे हैं। तो मैं तो कहता हूं कि जिनके यहाँ परिवारवाद है वो भी बोले, उनको ही बोलना चाहिए। क्या अखिलेश यादव जी ने कभी बोला? क्या राहुल गांधी जी ने कभी बोला? आप राहुल गांधी जी को देखिए ना, कितनी बार फेल हुए। और आप तो सुकेश जी जानते हैं, हम लोग साथ में काम किए हैं। हम लोग 2012 से राहुल गांधी जी को देख रहे हैं कि किस प्रकार से युवराज के तौर पर उनको लॉन्च करते थे, हैंडपंप पे नहला के मीडिया ने कैसे उनको हीरो बनाने की कोशिश की। लेकिन चुना तो शलभ जी, चुना तो उनको भी जनता ने ना, वायनाड की जनता ने चुना ना उनको। आप लोकतंत्र पर कैसे ये तो लोकतंत्र की परिपाटी है, लोकतंत्र की परिपाटी है भाई। अतीक अहमद जैसे संसद में पहुंच जाते हैं, शाहबुद्दीन जैसे लोग संसद में बैठते हैं सर। तो आप वहां पर परिवारवाद को कैसे आप डिमीन करते हैं, जब अपने परिवारवाद से आपका कोई सरोकार बहुत ज्यादा होता नहीं? अमेठी की जनता ने परिवारवाद को अस्वीकार किया ना, ये भी तो बताइए कि अमेठी की जनता ने अस्वीकार किया, जो कि कांग्रेस का गढ़ था, जो जहां बोलते थे कि कांग्रेस के नाम पर कोई खड़ा हो जाएगा, चुनाव जीतेगा राहुल गांधी, वहां से चुनाव हारे, आपको पता होगा। और वायनाड जाके लड़े, ठीक है, देश की जनता देख रही है। एक शब्द है शलभ मणि जी।